बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, एक बैठक हो चुकी, उसकी खबरें आना बाकी हैं क्योंकि दौड़े तो काफ़ी लगाएं, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसकी सामने आई है। एक बैठक अभी चल रही है, वो ख़तरनाक है। उससे जो खबरें आएंगी वो फिर आगे मुस्तकबिल बताएंगी कि यहिया अफरीदी साहब को अभी जज करने में हम कितने कामयाब हुए हैं और कितने हम गलत साबित हो रहे हैं वो। और जो लाहौर से खबर आई है, शुरू उससे करते हैं। इमरान खान पर हमने कल बात की थी कि 2 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें अब उन्हें सज़ा सुनाने की बिल्कुल तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन जिस बुनियाद पर, जिस बयानिए पर यह इमारत खड़ी की गई थी, उसमें इमरान खान की ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं। ये नून लीग की शिकस्त है या उनकी शिकस्त है जो इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, शिकस्त उनकी है जिन्होंने ये जेली मुकदमात बनवाए। नून लीग एक प्यादे, एक मोहरे के अलावा कुछ नहीं है, ना नून लीग के हाथ में कुछ है। वो एक टिकटॉक वजीर आला है, टिकटॉकर, बस वो उनकी जिनेवा वाली? हाँ, जिनेवा वाले। वो पता नहीं, लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि जिनेवा में तो पता नहीं कोई इलाज भी होता है इनका। जो नहीं, सर्जरी उनकी लास्ट टाइम भी उधर ही हुई थी। अब पता नहीं कौन से डॉक्टर साहब हैं जो बहरहाल सर्जरी आपको करते हैं। याद होगा वो जो लाहौर आई थी और आते ही उन्होंने चिंगाड़ना शुरू कर दिया था। लाहौर में पहली तकरीर की थी एयरपोर्ट के पास। मैं मौत के मुंह से वापस हाँ, तो वो अब देखें कि जो नाकामी है वो रियासत की है, वो इस्टेब्लिशमेंट की है, वो प्रोसिक्यूशन की है जो इस्टेब्लिशमेंट का दायां हाथ बनी हुई है और सियासी मुखालफिन को दबा रही है। आज 1.5 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है करामत मुगल साहब, अभी तक रियासत के पास डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और इमरान खान समेत बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर PTI क़यादत और कारकुनों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे नहीं हुए। इमरान खान अपनी मुतअद्दिद तकरीरों में ये कह चुके हैं कि बल्कि जेल के अंदर भी जो बयानात वो देते हैं, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं, उसमें भी कि जिन्होंने 8, 9 और 10 मई की फुटेज, CCTV फुटेज चुराई, उन्होंने ही 9 मई के वाक़यात करवाए हैं। मुल्ज़म भी कहता है कि जुडिशल कमीशन बनाओ, सबूत ये लाओ, ये चीजें जरूर। कभी मुल्ज़म भी कहता है। देखिए, मुल्ज़िम नहीं, तो जिस पर इल्जाम लगाया वो सबसे कहता है कि इंसाफ करेंगे, इंक्वायरी करवाएं, अगर हम कसूरवार हैं तो हमें सजा दें, या जिन्होंने ये प्लान करके सब कुछ किया उनको है तो उनको। ये देखें कि जिस दिन ये वाकयात हुए थे, शाम को ही हमारे कुछ बहुत पहुंचाए हुए रोजनामा मजदूर के जो सरकारी सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट्स कर दिए थे कि जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया गया है। तो कौन से ऐसी चीज़ थी जो 9 मई के वाकयात से हासिल करना मकसूद था और हासिल कर लिया गया? इमरान खान को जिस अंदाज में तज़ीक़ आमेज़ तरीके से गिरेबान से पकड़ के, यहाँ से पकड़ा गया, इधर से कॉलर से इमरान खान को, तो यहाँ से पकड़ के धक्के देते हुए आप एक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, और उसके बाद लोग अगर पुरअमन एहतजाज के लिए भी बाहर निकले हैं तो आप वो एहतजाज भी नहीं करने देते, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। जब लोग देखे, अब तो वीडियोज़ मौजूद हैं कि कोर कमांडर हाउस का दरवाज़ा खुला, लोग अंदर दाखिल हुए तो पहले ही हर चीज़ टूटी पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी। तो वो कौन पहले तोड़ के गया था, वो सारी चीज़ें CCTV फुटेज से पता चल जाती, लेकिन नहीं थी। अभी आप देखें कि क्या इन हालात में PTI के लोग कैंट वाली साइड पे या उस साइड पे DHA वाली साइड पे घुस सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। इससे पहले आपको पता है जब इमरान खान पर 3 नवंबर को हमला हुआ था तो लाहौर में टैंक भी निकल आए थे। अच्छा, तस्वीरें भी मौजूद हैं, कैंट वाले एरिया में दाखिली दरवाजे के ऊपर टैंक खड़ा हुआ है। तो लोग कहते थे कि जब आप एक्टिव हो, टैंक फौजियों वाला टैंक, वो टैंक को एंज कर लो जी, टैंक, हाँ जी, तो वो निकल आए थे। तो जब आपने सिक्योरिटी देनी हो तो आप वो भी निकलवा के ले आते हैं, और जहां पे आपने ना करना हो तो फिर वहां पे आप देखें कि सही। अब देखें ना, ये भी संगीन इल्जामात लगे कि उस वक्त कोर कमांडर लाहौर वहां पर मौजूद थे, उनकी फैमिली मौजूद थी वहां पर। खुदा न खास्ता अगर उनके साथ कोई ऐसा वाकया हो जाता तो उनके साथ फिर वो कौन उसकी भरपाई करता? तो ये वो सारे सुकम, वो सारी खामियां, वो सारे इसके अंदर वो जो खराबियां हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और इन्हीं खराबियों का डर, खौफ अब ये है कि ना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आज 19-20 माह होने को है, उनका चालान जमा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जिस दिन उनका अदालतों में चालान जमा होना है उन्होंने दूसरी या तीसरी पेशी पे रिहा हो जाना। क्यों? क्योंकि हुकूमत के पास, पुलिस के पास इंक्वायरी मुकम्मल नहीं है, सिर्फ एक बूंदा रटा रटाया बयान है। इमरान खान ने हुक्म दिया, कारकुनान को कहा कि आपने, मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने ये तोड़ फोड़ करनी है। तो इमरान खान तो जब 9 मई की सुबह लाहौर से रवाना हुआ था तो उसका बयान मौजूद है 5-5.5 मिनट का कि अगर आपके पास वारंट है तो आप मेरे पास लेके आए, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। लेकिन आपने 3 मई को नैब वारंट जारी करती है,
8 मई को वो वजारत दाखिला को मौसूल होता है। ये दरमियान में 5 दिन आपने उस वारंट को छुपा के रखा, किसी को हवा तक नहीं लगने दी। पहले वारंट पर गिरफ्तारी होती भी नहीं है। आप नोटिस करते, उसके पहले वो नोटिस करके बुलाया जाता है, 2-3 नोटिस, एक प्रोसेस पूरा दिया हुआ है नैब ऑर्डिनेंस में, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इमरान खान के अलावा बाकी सब पाकिस्तानियों के लिए वो प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर है। जी जी। तो बल्कि यहाँ तक देखें कि जब मरियम सफदर अमान साहिबा को 2019 में लाहौर हाईकोर्ट ने ये कहा था, लाहौर हाईकोर्ट क्यों मशहूर हुई थी कि उन्होंने कहा था कि मरियम सफदर अमान को गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आगाह किया जाए, नैब उनको बताएं कि मैडम हम आ रहे हैं, आप तैयार हैं, सुर्खी पाउडर लगा लें, सुर्खी पाउडर लगा लें, हमने आपको गिरफ्तार करने के लिए आना, ताकि 10 दिन पहले इंटीमेट कर दें, तब तक वो अदालतों में दरखास्तें दायर करके वहां से पहले हिफाजती जमानत ले लें। सही। तो जब वहां पर आप ये सब कुछ करते हैं, यहाँ पर आप पीटीआई के खिलाफ क्या कुछ कर रहे हैं और शवाहिद फिर भी नहीं है। जिन जिन शहरों में, सरगोदा में आपको पता है जब जज मोहम्मद अब्बास की अदालत में गालबन कोई जून के आखिर में कोई 105 के करीब मियां वाली के नौजवान थे, हाँ, उनको रिहा कर दिया, वो सारे इकट्ठे रिहा हुए थे क्योंकि उनके हवाले से भी शवाहिद नहीं थे। और इल्जाम क्या थे कि मियां वाली एयर बेस पर जदीद तरीन तैयारे खड़े थे, वहां दीवार तोड़ी गई और तैयारों को नुकसान पहुंचाया गया। तो जब इतने संगीन इल्जाम थे तो वो अपने अदालतों में, आपको पता है, हाँ, तो वहां पर आपने जवाब अदालतों में आपने शवाहिद क्यों नहीं जमा करवाए? तो यही वो डर खौफ है जिसकी वजह से शवाहिद है नहीं और अदालतों में चलान जमा नहीं हो रहा। और 2 से 3 ऐसे वाकयात हैं जिसकी वजह से अब इमरान खान के मुकदमात भी आप देखें, उनमें जमानतें भी हो रही हैं, जमानतों पर फैसले महफूज भी हो रहे हैं, और शायद 4 मुकदमात उनके मजीद रहते हैं और उसके बाद शायद उनमें भी उनको जमानत मिल जाएगी। और ये सारे मुकदमात जैली हैं, झूठे हैं, मन गढ़ंत हैं, सिर्फ दबाने के, लोगों को डील पर, समझौते पर मजबूर करने के हरबे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब 2 से 3 इवेंट्स कौन से हैं? एक इवेंट तो हुआ ना अमेरिका का, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि अमरीकी इंतखाबात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके यहाँ शहबाज शरीफ को नहीं कहना कि शहबाज शरीफ मेरा हुक्म है इमरान खान को जेल से बाहर निकलो, ऐसा कुछ नहीं होना। लेकिन उस इंतखाबात का ये नतीजा, ये दबाव का असर जरूर आएगा कि इमरान खान के या पीटीआई के लोगों के ट्रायल में जो उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उनको जो उनका जायज हक बतौर मुल्जमान भी कुछ हकूक आपने रखे हैं ना, आप वो हकूक भी नहीं दे रहे। तो वो हकूक अगर उनको मिलना शुरू हो जाते हैं तो उससे भी पीटीआई को ये फायदा होगा कि जो 1.5 साल से चालान जमा नहीं हो रहा, अगर वो अदालतों में जमा हो जाए तो तीसरी समात पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब, ये सारे लोग बरी हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। तो अगर ये चीज फॉलो हो जाएगी और ये होगी इसी तरीके से होगी, तो ये एक तो प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा तेज होगा। दूसरा कि यहाँ आपको कल पता है सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ था इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों वाला, तो वहां पर भी इसी तरह की चीजें ज़ेरे गौर आई थी कि जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो एटीए का कानून है, इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि तफ्तीश और ट्रायल तकरीबन 2.5 से 3 माह के अंदर मुकम्मल होना है। तो फिर ये गुज़श्ता 19-20 माह से ये चलान तक जमा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो ये जो इतने बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं वो उसको अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी देखेंगे, उसको मुतलका एडवोकेट जनरल भी देखेंगे, अपनी हुकूमतों को भी आगाह करेंगे कि यहाँ ये इतने लैग्स आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, इनको पूरा करना चाहिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ये सारे जो प्रोसेस है ये थोड़ा तेज होगा, जो अब तो बिल्कुल ही रुका हुआ है, सुस्त रवि का शिकार है। तो जब ये प्रोसेस थोड़ा सा इनिशिएट होगा, चलना शुरू होगा, फिर चलान भी जमा होंगे, फिर लोगों की जमानतें भी होंगी, फिर वो बरी भी होंगे, और इस तरीके से ये सारे मुकदमात, जाली मुकदमात वो ख़त्म होंगे। तो इमरान खान के मुकदमात में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं। और मज़े की इसमें बात ये भी है करामत मुगल साहब कि जो लोग दरमियान में जिन्होंने मीडियम बनना था, जिन्होंने इमरान खान से पैगाम लेकर कारकुनान तक पहुंचाना था और उनको ग्राउंड पे जाके मोटिवेट करना था, वो दरमियान में सारे हो गए गायब, पार्टियां छोड़ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, और वो दरमियान से जब आपने निकाल दिए तो अब वो जरा जोड़ के देखे ना, इमरान खान ने क्या वहां से टीवी पर बैठ कर वीडियो बयान दिया था और अपने कारकुनान को कहा था, ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इमरान खान डायरेक्ट सबके साथ कम्युनिकेशन कर रहा था कि फलां शहर में आपने ये तोड़ना है, फलां शहर में आपने वो करना है। राना सनाउल्लाह बार बार कहते रहे कि हमारे पास ऑडियो वीडियो सबूत है, जिसे कहते हैं कोई जुटला नहीं सकते, लेकिन वो कोई सबूत भी आज तक सामने नहीं। सबूत वही कह रहा हूँ कि सबूत होते तो चलान जमा हो चुके होते। जब इन्होंने देखा कि हम अदालतों में चलान जमा करवाते हैं, शवाहिद हमारे पास है नहीं, एक रट्टी रटाई मन गढ़ंत किस्म की कहानी है, अदालतें उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में ये देखा कि जब वो रावलपिंडी के 5 शहरियों का केस आया ना, तो उसमें हमें पता चला कि एक गवाह है, और वो गवाह कौन है? वो पुलिस वाला है जो वहां जमान पार्क में ड्यूटी पर था, और वहां उसने पत्नी दीवार को कान लगा के सुने थे या क्या सुना था, 7 दीवारों के पार सुन, हाँ 7 दीवारों के पार उसने सुना कि इमरान खान अंदर अपने कारकुनान को कह रहा था। ओ भाई, कारकुनान को तो वहां तो ये भी कहा गया कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ पर बम बनाने की तैयारी की जा रही है,
और उसका सेन जाके आप देख लें ज़मान पर। देखें नलायक इतने हैं कि इनको इतना भी पता नहीं है कि जब पेट्रोल बम बनाया जाता है ना, वो कांच की बोतलों में बनाया जाता है, वो नेस्ले की प्लास्टिक वाली बोतलों में नहीं बनाया जाता कि आप फेंके और वो टूटे ना, तो फिर वो मकसद क्या हुआ उसका पेट्रोल बम। तो ये वही चीज है ना कि आप जब चीजों को, सबसे बड़ी अलामत है कि वो आईजी जो इस सब को करने में रोकने में नाकाम रहा, इस शहर को महफूज उसने बनाना था, वो नाकाम रहा, वो अभी तक जाप पे है। वरना यहाँ पर होता है पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाला जरा कुछ करता ना तो उसकी पेटी उतार दी जाए। जी, यहाँ आईजी उधर का उधर, यहाँ मुल्क टूट गया, जिन्होंने तोड़ने में किरदार अदा किया उनको बाद में तरक्कियां दे दी गई, तो क्या पुलिस वाले। और जब वही बात है ना इमरान खान साहब वाली के, जब मकसद ही आपका ये शरपसंदी खुद करना और अपने लोगों के जरिए करवाना था, सीसीटीवी फुटेज आपने वैसे चोरी कर ली, तो फिर मकसद इसका तो यही नजर आता है। मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान पर हमला हुआ तो आपने बाहर टैंक निकाल लिया कि इधर कोई घुसे नहीं, टैंक आपने वो बाहर सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया ताकि लोगों पे डर खौफ रहे और वो एहतजाज करते हुए इधर कैंट वाली साइड पे ना जाए। और जहां पे आपने सारी चीजों को महफूज करना था वहां से आपने पुलिस भी हटा ली। हमारे लाहौर के बहुत सारे साफी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि कहा गया कि इधर बढ़ो, इधर बढ़ो। आपको पता है इमरान खान साहब ने एक रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ट्रकों वाली फुटेज भी दिखाई थी, सादा कपड़ों में लोग, नहीं वो BBC उर्दू की पूरी डॉक्यूमेंट्री भी है, उसमें सारी कंपाइल हुई हुई जी कि वो लोग ट्रक आए, उसके अंदर से लोग उतर रहे, सिविल कपड़ों में है, वो शुरका के अंदर जा रहे हैं, लोगों की अपनी वीडियोस मौजूद है, लोग उन्हें कह भी रहे हैं तुम लोग कौन हो, सारी चीजें हैं, लेकिन वो कोर्ट्स मानती नहीं है ना, जो सामने सबूत पड़े हैं, जो नहीं है सबूत उस पर सजाएं देने पर तुली हुई है। अब यहाँ पर जो बड़ा इजलास हुआ है, अब किन जजों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के तमाम जजेस के खिलाफ शिकायतें आ चुकी हैं, इधर जनाब काजी साहब के खिलाफ शिकायत आ चुकी है, और किस किस के खिलाफ आ देखें अब तो करामत मुगल साहब, अब तो चीफ जस्टिस जो है ना वो कागजी शेर बन चुके हैं जी, और वो शायद इस पर भी खुश हैं कि कम अज कम मैं कागजों में चीफ जस्टिस हूँ, मुझे चीफ जस्टिस कहो। और जैसे वजीर आला बनने से पहले ना मरियम सफदरवान प्रैक्टिस करवाया करती थी अपनी पीएम साहिबा और सीएम साहिबा, पीएम साहिबा कहते थे। अब कल मैं एक खबर सुन रहा था कि इस वक्त बाकायदा एक लॉबिंग हो रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर, मरियम सफदरवान के जो है ना उनके इर्द गिर्द चापलूस टोला, वो ये बाकायदा बयानिया बनाने की चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली वजीर आजम मरियम सफदरवान हो। तो मैंने कहा फिर पता नहीं साडू तो फिर वैसे मिट्टी पा दो, अगर अल्लाह माफी दे, इन्होंने अखा बंद कर, हाँ ये भी है। तो देखें कि जैसे ये पीएम सीएम की अपनी वो करती थी ना, इसी तरह मेरे ख्याल में अब चीफ जस्टिस साहब का भी है कि यार मुझे चीफ जस्टिस कहा करो, कम से कम मुझे फील तो हो ना कि मैं चीफ जस्टिस हूँ। इख्तियारात सारे चले गए हैं जनाब अमीनुद्दीन साहब के पास, तो फिर पीछे आपके पास क्या, वही आप बैठ के 2 मरले 3 मरले के केस सुने, सर्विस मैटर सुने, किसी ने उसको मुक्का मार दिया, उसने उसको लात मार दी, ये बैठ के लड़ाई झगड़े के मुकदमात सुने, बुलाते रहेंगे जिसके सरबराही इजलास भी शुरू में 2-3 इजलास चलेंगे, उसके बाद करामत मुगल साहब इजलास भी वो कहानी खत्म हो जानी है। कब तक आप गुड्डी गुड्डे का खेल बैठ के खेलेंगे, सारी जिंदगी तो नहीं खेल सकते ये बैठ के। तो ये 2-3 दिन 2-3-4 इजलास होंगे, उसके बाद खामोशी, जब तक ये बेंचेस नहीं बन जाते उसके बाद खत्म। 2-3 महीने तक फिर कमीशन के इजलास नहीं होंगे, बेंचेस बन जाएंगे 2 महीने 3 महीने के लिए, वो काम करते रहेंगे, 2-3 महीने के बाद जाकर फिर कोई केस होगा। तो ये वो चीजें हैं। और दूसरा इसमें ये देखें कि अब मेरे ख्याल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत भी नहीं है। अब आपने जब वैसे ही सबके बाजू मरोड़ दिए, सबका जहर निकाल दिया, सबको इररेलेवेंट कर दिया, अपने मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल आपने आईनी बेंच बना दिया, सुप्रीम कोर्ट में बन गया है, सिंध हाई कोर्ट के हवाले से इस वक्त इजलास जारी है और उसमें भी सिंध में भी बन जाएगा, तो फिर पीछे क्या रह गया? फिर पीछे कुछ भी नहीं रहता। और मजे की बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट में तो बाकायदा आपको पता है दरखास्त दायर हुई थी और वहां पर बेंच ने उस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों को काबिल समाअत करार देते हुए गालबन कोई 2 हफ्ते की जो है ना मोहलत दी थी, और ये शायद यकम नवंबर के आसपास गई है, उससे 30 अक्टूबर को केस की समाअत हुई थी या यकम नवंबर को, बहरहाल 2 हफ्ते का टाइम था, वो 12 या 14 नवंबर को दोबारा समाअत होना थी। उससे पहले सिंध हाई कोर्ट में, सिंध असम्बली में करारदाद पास हुई, उसके बाद वहां पर अब बेंचेस बनने का शुरू है। अब जब दोबारा उस केस की समाअत आएगी तो जज साहब कहेंगे भाईजान आईनी बेंच बन गया, उत्थे लेके जाओ, तो वो वहां से भी रास्ता बंद हो जाएगा। पीछे एक रास्ता मौजूद है केपी असम्बली वाला, वहां से देखना यह है कि वहां से भी कोई चीज निकलती है, बनती है या नहीं, और अगर वहां से भी दरखास्तों पर समाअत नहीं होती है, जज पीछे हट जाते हैं या कोई और उससे पहले ये भी एक और भी मुमकिन है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त को टेकअप कर लिया जाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेगी तो फिर कहा जाएगा कि अब हाई कोर्ट वो पीछे हट जाएंगी कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट उठा लिया, सुन रही है, तो इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने दे। तो ये चीजें चल रही हैं। बाकी जजेस का करामत मुगल साहब फाइंड अप हो चुकी सारी चीजें,
अदलिया की आज़ादी हम भी फिर गिरवी रखवा दी गई है। अब पीछे कुछ नहीं बचा मेरे ख्याल में, सिवाय अफसोस के, हाथ मलने के। वो पुरानी क्या कहते हैं उसको, अहद रफ्ता की माजी, और वो बस बातें हैं। वो बैठ के याद करें, अफसोस करें, आहें भरें कि किस दौर में हम रहे थे और इस वक्त अदलिया पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ किस तरफ जा रहा है। तो जब आपके सारे जज ही मैनेज हो जाएं, जब वो सारे अच्छे बच्चे बनने को तैयार हों, जब आप सबको कह दें कि हाँ शोर नहीं करना, तू भी चीफ जस्टिस बन सकता है, तूने भी नहीं बोलना, तेरा भी नाम आ सकता है अगले चीफ जस्टिस, तो मुझे बताएं कौन बोलेगा। सही। तो जब जज इस तरह मैनेज हो जाएं तो फिर वहां उनको बाजू मरोड़ने, उनके काउंसिल के जरिए कार्रवाई करने, ये इन चीजों का तो फिर पीछे फायदा ही नहीं है। दरखास्तें पड़ी हैं, वो शायद पड़ी रहेंगी, बहुत सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आई हैं, कर लें ना, जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ पड़ी है, पीटीआई ने दोनों के खिलाफ रेफरेंस किए हुए हैं, कर लें। इसके अलावा और दीगर जजेस के खिलाफ आई हुई हैं शिकायतें, कर लें, लेकिन नहीं करेंगे, फायदा नहीं है। और देखें कि पीटीआई ने तो सिंध के जो मेंबर थे ना इलेक्शन कमीशन के, निसार अहमद दुरानी, उनके खिलाफ तो गलबन जून 2022 में रेफरेंस फाइल किया था, और इल्जाम ये था कि ये मेंबर इलेक्शन कमीशन होते हुए सिंध के अंदर एक मेरे ख्याल में मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के ये प्रिंसिपल भी हैं। तो ये रिकॉर्डेड एविडेंस के साथ ये सब कुछ पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ केस ना बदियाल साहब ने लगाया, ना काजी साहब पिछले 13 महीने में लगा के गए, और ना ही आगे लगने का दौर है। जब तक वहां से हुक्म नहीं आएगा इधर कुछ नहीं होने लगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।